हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के 40 डेज किल शॉट कोर्स में। जी हाँ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इन फाइनल के 40 डेज में आपकी आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी को। तो जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूरा ओवरऑल कवर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा 4th लेक्चर है या 4th डे जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। हम समरी से शुरू करेंगे, मतलब इस चैप्टर को फटाफट हम कवर करेंगे, जल्दी से थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फाइनली कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस चैप्टर को कल्मिनेट करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं एवरीवन। आई होप आपको पता है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे बेसिक सी बात, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म जहां पे कुछ ऐसा हमें दिखा है ax² + bx + c। हालांकि यहां पर हमें इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो a है ये कभी भी जीरो ना हो, क्योंकि सोच के देखो, जैसे ही a जीरो हुआ, जैसे ही a जीरो हुआ ये एक्सप्रेशन हट जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये फिर एक लीनियर इक्वेशन बचेगी, राइट। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि ये जो a, b और ये c हैं, दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली इंपॉर्टेंट बात क्लास, कि ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी स्टूडेंट्स, d = b² - 4ac। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम रूट्स का नेचर निकालेंगे कि हमारे रूट्स पॉजिटिव हैं, मतलब हमारे रूट्स रियल हैं या नहीं, हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं, हमारे रूट्स इक्वल हैं, हमारे रूट्स कैसे हैं, फाइनली ये सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे रूट्स को श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से निकाला जाता है -b ± √b² - 4ac/2a। सो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है जो आप सभी को आई बिलीव सिखाया गया है। जल्दी से सुनेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारी एक इक्वेशन है जहाँ पे स्टैंडर्ड सी फॉर्मेट लिखा हुआ है और ये वही बात है जहाँ पर अगर आपको एक नॉर्मल, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के बजाय अगर क्वाड्रेटिक में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए जाएं वेरिएबल्स की जगह, तो सेम कहानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी रेप्लिकेट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, हमेशा याद रखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स हमेशा नॉन जीरो यानी इमेजिनरी, आई एम रियली सॉरी, अगर रूट्स जो आपके हैं वो होंगे इमेजिनरी और ऑब्वियसली वो क्या होंगे, नॉन जीरो यानी इमेजिनरी, प्लस वो जो रूट्स होंगे वो वापस डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्लास। ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इन्हें। वो ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है p + iq, तो दूसरा रूट डेफिनेटली p - iq ही होगा, यानी इसका वो हमेशा डेफिनेटली कॉन्जुगेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इस इर्रेशनल फॉर्म में है, जैसे p + √q, तो डेफिनेटली दूसरा रूट p - √q ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे क्लास कि वो आपसे पूछ सकता है एक रूट है 2 + 3 आयोटा, तो आप डेफिनेटली दूसरा रूट एज्यूम कर सकते हो। क्या एज्यूम कर सकते हो? 2 - 3 आयोटा, यही होने वाला है। सेम इज ट्रू फॉर इर्रेशनल नंबर एज वेल। मतलब अगर कोई कहे कि एक इक्वेशन के रूट है 5 + √2, तो आप बेशक कहिए कि जो सेकेंड रूट बनेगा वो बनेगा 5 - √2। इस आधार पर आप चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी हमसे क्या कही या क्या दी जा रही है, वो कह रहा है कि अगर a 1 के इक्वल है और b और c कुछ इंटीजर्स हैं, अगर a 1 के इक्वल है और b और c कुछ इंटीजर्स हैं, यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी है x² + 3x + 2, कुछ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, तो वो कह रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे। क्या उसने कहा स्टूडेंट्स? वो ये कह रहा है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जहाँ पे a 1 के इक्वल है और b और c इंटीजर्स हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपके रूट्स जो होंगे वो हमेशा रैशनल नंबर्स ही होंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई एम जस्ट करेक्टिंग दिस, एक छोटा सा करेक्शन है क्लास, एक छोटा सा इसमें एडिशन, कि अगर a 1 है और b और c अगर इंटीजर्स हैं तो जल्दी से सुनिएगा, अगर रूट्स इसके जो है रैशनल नंबर्स हैं तो ये रूट्स हमेशा इंटीजर ही होंगे, क्योंकि a 1 है, मतलब -b + √b² - 4ac/2a। अब जब डिनोमिनेटर में ही a 1 हो चुका है तो डेफिनेटली ये जो रूट्स अगर रूट्स रैशनल हैं तो रूट्स डेफिनेटली इंटीजर वैल्यू ही होंगे। ये सिंपल सा एक प्रेडिक्शन है जो हम निकाल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात क्लास, अगर दोनों
रूट्स, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो वो एक बात हमेशा याद रखिए कि साइन ऑफ ए एंड सी हमेशा सेम होंगे। ये बात क्यों कही जा सकती है क्लास? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए होता है। यानी मैं ये कहूँगा कि अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, अगर ए और बी, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो सी और ए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बड़ा बेसिक सा कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर वो कह रहे हैं दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो ए बी और सी के साइन एक जैसे होंगे। आई होप बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है। अगर दोनों रूट्स सेम हैं, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, तो वापस वही बात मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो जैसे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है क्लास? सी अपॉन ए। दूसरी बात, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये तो था हमारा अल्फा डॉट बीटा और ये होगा हमारा सम ऑफ द रूट्स विच विल बी व्हाट? माइनस बी अपॉन ए। तो अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि ए बी सी अलाइक होंगे, मतलब सेम होंगे सिग्नेचर के मामले में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे क्लास। वो कह रहे हैं इफ द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन सी इज इक्वल्स टू ए। अब बेसिक सी प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करो, यही अल्फा इंटू बीटा अगर सी अपॉन ए है तो अगर अल्फा बीटा दोनों रेसिप्रोकल है तो डेफिनेटली सी और ए इक्वल ही होंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा से 1 अपॉन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, याद रखेंगे नहीं हमेशा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है क्लास? ये दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट आपको आई होप याद होंगे। दैट सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है क्लास? सी अपॉन ए। और हमेशा याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है का मतलब क्या होता है? अगर उसकी इक्वेशन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अगर उसकी इक्वेशन की शुरुआत ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से शुरू हो रही है, तो आप हमेशा याद रखिए इसके सम ऑफ द रूट्स जो होगा, मतलब टेकन वन एट टाइम, मतलब अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेंगे तो होगा माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यानी बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा, ये जो होगा वो होगा सी अपॉन ए। साइन चेंज कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम लेता हूँ, मतलब मैं अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो वो हो जाएगा डी अपॉन ए। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब है, मान लो कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो क्या कह रहा है? व्हेन वन रूट इज कॉमन, जब एक रूट कॉमन हो। तो इतनी कहानी याद रखने से अच्छा है मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताऊंगा कि इतने फॉर्मूले मत याद करिए, इसको मैं बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से सिखा दूंगा कि अगर रूट कॉमन है तो क्या होता है। बट हाँ, ये बात जरूर याद रखिए कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो आप हमेशा याद रखिए ये सिर्फ तब पॉसिबल है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट सेम रेशो में है। मतलब ए और ए डैश का रेशो, बी और बी डैश का रेशो और सी डैश का रेशो सेम होगा। ये सिर्फ तब ही ऐसा पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेम कहानी क्यूबिक इक्वेशन में भी होती है, जो अभी जस्ट हमने क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स के सम में एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रहा है क्लास? वो बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है, ये वही एक्सटेंशन है जो अभी हमने सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट नहीं है, और जहाँ भी ज़रूरत लगेगी हम इन्हें एग्जाम्पल से सीख लेंगे, बजाय अलग अलग क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड थ्योरी सीखने के बजाय। दिस विल मेक इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आई विल इंश्योर कि मैं आपको सिखा दूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, देखो इसको ऐसे सीखो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। और अगर ये पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा है तो मैं एक असम्पशन पे काम कर रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, मतलब इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। नहीं भी होते तो भी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो ये ऑब्वियसली क्या होगा, अल्फा, और ये होगा आपका बीटा। तो अल्फा और बीटा का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या होगा क्लास? ये, और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे अपना मिनीमा अचीव करेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? और अगर ये अपना मिनीमा अचीव कर रहा है तो मिनीमा क्या है? मिनीमा है अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि पैराबोला एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होता है। तो जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी कितना? माइनस बी अपॉन 2a। तो आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए कि अगर एक अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड फेसिंग क्वाड्रेटिक है, मतलब अगर उसका ए पॉजिटिव है तो हमेशा उसका जो मिनिमा एग्जिस्ट करता है वो माइनस बी अपॉन 2a पे एग्जिस्ट करता है। और अगर ए नेगेटिव होता स्टूडेंट्स, अगर सोच के देखो, अगर ए नेगेटिव होता तो वो पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होता, उस केस में इसका मैक्सिमा हमें मिलता। और मैक्सिमा कहाँ मिलता क्लास? वही सेम पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a। तो बस आपको ये पता करना है कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव, बस उस बेसिस पे आप वर्कआउट कर पाएंगे कि जो आपका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। मिनिमा कब होगा क्लास? जब ए पॉजिटिव
पॉजिटिव है, मैक्सिमा कब होगा, जब ए नेगेटिव है, क्योंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझेंगे क्लास, बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं। आई वुडंट से कि आप इतने सारे फॉर्मूले याद करिए, इतने सारे एक्सप्रेशन याद करिए, मैं कहूँगा कि आप इसको ऐसे समझ लो क्लास। जल्दी से देखो स्क्रीन पर, बहुत ही स्टैंडर्ड से तरीके हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे क्लास। पहली बात, अगर ए पॉजिटिव है, सर अगर ए पॉजिटिव है तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि ये दो जगह इंटरसेक्ट करे। एक सिनेरियो ये बन सकता है क्लास कि ये बस इसको टच करके निकल जाए, और एक सिनेरियो ये बन सकता है स्टूडेंट्स कि वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर से ही निकल जाए। आप सोच पा रहे हो जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, तो ये कौन सा सिनेरियो होगा। आई होप यू कैन इमेजिन, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं और 2 रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये वो सिनेरियो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। और क्या आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, अगर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो डेफिनेटली ए जो होगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगली प्रॉपर्टी कि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है इसमें डेफिनेटली ए ग्रेटर देन 0 होना होगा, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है और इसके रूट्स कितने निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका एक ही रूट है, मतलब 2 रूट हैं लेकिन वो दोनों रूट्स इक्वल है, मतलब एक ही रूट है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई। थोड़ा और अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसका ये जो ए है ऑब्वियसली अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो इसका ये जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी चीज़, इसमें मुझे रूट्स दिख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होगा नेगेटिव। यही वो सारे केसेस जो उन्होंने वहाँ लिखे हैं। इसी के अपोजिट 3 केसेस और बन जाएंगे स्टूडेंट्स। कौन से 3 केसेस, जब ये केस इन्वर्ट हो जाएगा, जब ए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही ए नेगेटिव होगा क्या होगा क्लास, जैसे ही ए नेगेटिव होगा एक पैराबोला ऐसा बन जाएगा, जैसे ही एक नेगेटिव होगा तो एक पैराबोला जस्ट इसको टच करते हुए बन जाएगा, और ए नेगेटिव होते ही एक केस ये बनेगा कि उसको वो एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे। उस केस में क्लास वापस 3 बातें होंगी। कौन सी 3 बातें, ध्यान से सुनेंगे। ये केस जब ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक हमारा अल्फा है और ये एक हमारा बीटा है। ऑब्वियसली इस केस में डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो मैं कहूँगा कि इसका जो ए होगा वो लेस देन 0 होगा। दूसरी चीज़, चूंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है और इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आ रहे हैं। सिमिलरली जब इस केस में हम बात करें तो पहली बात तो डाउनवर्ड फेसिंग होने के कारण इसका ए नेगेटिव होगा। दूसरा, इसके रूट्स मुझे 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं, इक्वल और रियल और सेम दिखाई दे रहे हैं, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन है। तो उस केस में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा। थर्ड चीज़, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर रूट्स है ही नहीं। रूट्स क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो चूंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग है तो ए लेस देन 0 तो होना ही होगा। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि डिस्क्रिमिनेंट इस बार लेस देन 0 होगा, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट आर वी गिवन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अगेन ये बहुत सारे सिनेरियोज में आपको याद करवाऊँ, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, तो मैं अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू याद करवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं, सो डोंट बॉदर, इनको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इनको एग्जिस्ट किया जा सकता है और कैसे इन्हें वर्कआउट किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे क्लास। इनइक्वालिटी क्या, मतलब समझो बात को क्लास को। जैसे अभी तक हमने इक्वल साइन से जो इक्वेशन पढ़ी वो होती थी समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो LHS और RHS इक्वल हुआ करते थे। लेकिन इस बार जब इनइक्वालिटी की बात आएंगी तो इक्वल साइन के अलावा जो भी हमारे साइन होते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन होते हैं, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ये सारे साइंस जब इक्वल साइन की जगह यूज होने लग जाएं किसी एक्सप्रेशन में, तो हम उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नहीं कहते, हम उससे कहते हैं इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटीज इक्वल साइन की तरह, मतलब इक्वेशन की तरह एग्जैक्ट बिहेव नहीं करती हैं, उनकी खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हें खुद अपने तरीकों से सॉल्व किया जाता है। कैसे, वो समझते हैं स्टूडेंट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आई होप आपको ये पता होगा कि अगर ये है तो इसका मतलब होता है ए लेस देन बी, और ये होता है इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी, है ना। चलिए कुछ कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी होता है, अगर ए ग्रेटर देन बी होता है ना, अगर ए बी से बड़ा है, तो अगर दोनों में मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे अगर मैंने सी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो ए प्लस माइनस सी बी प्लस माइनस सी से हमेशा बड़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर मैं दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो साइन अफेक्ट नहीं होगा, मतलब ए इंटू समथिंग विल बी ग्रेटर देन बी इंटू समथिंग। बट अगर वो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव है तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा, यानी अगर अभी ए ग्रेटर देन बी था तो ए इंटू समथिंग नाउ विल बिकम लेस देन बी इंटू समथिंग।
थिंग। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही बेसिक सी बात है। सिमिलरली ये कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ये रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन और बहुत गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन जीरो। मतलब ए और बी पॉजिटिव हैं और दोनों जीरो से बड़े हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं तो, और ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5 जो है वो 3 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव होना ज़रूरी है। या तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो होता क्या है वो समझना। जैसे ही दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के स्क्वायर्स भी उसी रिलेशन में होंगे। मतलब 5 का स्क्वायर 25 भी 9 से बड़ा होगा, बेशक होगा। दोनों के मॉड्स भी उसी रिलेशन में होंगे। मतलब 5 का मॉड ऑब्वियसली 3 के मॉड से बड़ा होगा, बेशक होगा। और इनके रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, किससे, 3 के रेसिप्रोकल से। आई होप ये बड़ी बेसिक सी बात है जो आपको पता है और यहाँ तक चीज़ें पता है। लेकिन जब आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे, जब आप बी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे, तब चीज़ें कैसे बदलेंगी हम वो समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। बी प्रॉपर्टी में ए इज़ लेस देन बी, इस प्रॉपर्टी को समझिए और सोचिए कि क्या आप यहाँ पर ऐसा सोच पाएंगे। जल्दी से इस प्रॉपर्टी को वर्कआउट करिए। आई होप आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ भी इमेजिन की कि अगर लेस देन वाला सिनेरियो तो चीज़ें कैसे होंगी। जल्दी से समझते हैं क्लास। अगर वो कह रहा है कि ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन जीरो, मतलब ए और बी अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली आप बात समझो क्लास, अगर नंबर्स नेगेटिव हैं तो जितना न्यूमेरिकली जितना छोटा नंबर होगा वो ग्रेटर, मतलब पावर अगर आप बढ़ा दोगे, पावर मतलब स्क्वायर कर दोगे, तो चीज़ें उल्टी और बदल जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझो। मान लो जैसे कि एक नंबर है मेरे पास, इसको एक अलग स्लाइड पे मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे एक सिनेरियो इमेजिन करो, सोच के देखो जल्दी से। जैसे एक नंबर है -5 और एक नंबर है -3। पहले तो ज़रा सोच के बताओ -5 और -3 में छोटा कौन है? ऑब्वियसली -5 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में मैग्नीट्यूड वाइज वो नंबर मतलब जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ, ऑब्वियसली अगर मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। चीज़ें उल्टी क्यों हो जाएंगी क्लास? क्योंकि जब आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 होगा और -3 का स्क्वायर 9 होगा। दैट्स वाई दिस साइन इज गिवन। सिमिलरली आप मॉड का भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई बिलीव इस तरीके से चीज़ें होंगी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो चीज़ें बहुत अलग कॉम्प्लेक्स केस में इमेजिन होगी, जिनको ऐसे सोचना इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ पर ही वो बातें करना चाह रहा है आपसे। कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो दो बड़े इंपॉर्टेंट से रिजल्ट होंगे क्लास। इंपॉर्टेंट से रिजल्ट याद रखिएगा। कभी भी कोई कहे कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए है, कभी भी कोई भी कहे कि मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ग्रेटर देन ए है, इक्वल टू बाद में देख लेंगे, तो आप हमेशा कंक्लूड कर सकते हैं कि सर एक्स या तो ए से बड़ा होगा या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स जो है -a से छोटा होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी वैल्यू ट्राई करके देखो, इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। सिमिलरली एक और इनइक्वालिटी होती है, अगर कोई कहे कि मॉड एक्स जो है वो ए से छोटा है, कोई कहे कि मॉड एक्स जो है सर वो ए से छोटा है, वेल ये प्रॉपर्टी तभी ट्रू है जब एक्स जो है वो -a से a के बीच लाई करे। ये प्रॉपर्टी उस सिनेरियो में ही ट्रू होगी, हमेशा ये बात याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई थिंक प्रॉपर्टीज़ मेजरली हमने डिस्कस कर ली हैं। ये प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू। अब हम लॉगरिथम पर आते हैं। लॉगरिथम में बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक प्रॉपर्टी है। पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि लॉग कैसे डिफाइन होता है। लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है, मतलब लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। जैसे कि मान लो आपके सामने लिखा हुआ है a⁴m = n, ये एक एक्सप्रेशन मान लो लिखा हुआ है। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ बेस a पर, तो अगर मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये हो जाएगा log a⁴m बेस a, और यहाँ भी हो जाएगा log n बेस a। अब मैं क्या करता हूँ, a⁴m का ये m फ्रंट में ले आता हूँ, तो मेरे सामने क्या होगा स्टूडेंट्स m, और यहाँ पे होगा log a बेस a, दैट्स 1। और अगर मैंने इस तरफ देखा तो हो जाएगा log n बेस a। इसका ये मतलब है कि फाइनली आपके पास जो ऊपर टॉप में चीज़ थी उसी का ये फाइनल डिडक्शन है। मतलब ये जो डिडक्शन है ये इसी एक्सप्रेशन का डिडक्शन है। मैं चाहता हूँ कि जब आपको लॉग में कुछ ऐसी चीज़ दी जाए तो आप उसे ऐसे वर्कआउट करना सीख जाएं। इसका क्या मतलब है क्लास? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपको कुछ ऐसे सोचते आना चाहिए कि इस a को अगर पावर m तक रेस करें, देखो a को अगर पावर m तक रेस करें तो वो a की पावर m इस n में रिजल्ट होती है, मतलब a की पावर m इस n के इक्वल होती है। हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखें। अगर ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो लॉगरिथम के कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं। जैसे एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्लास, हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर कोई कहता है a⁴ log b, जैसे बेस यहाँ लगा हुआ है c, तो आप इस a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसे लिख सकते हो b⁴ log a बेस c। उसी का एक्सटेंशन ये प्रॉपर्टी, वही ये प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको पता है log a एट सेम बेस a इज ऑलवेज 1 एंड log 1 जो होता है वो 0 होता है। बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। हमें आई होप ये पता है कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो आपको सभी को याद होना चाहिए, दैट्स दिस, कि अगर मुझसे कोई कहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कोई कहे log b बेस a,
अब मुझे चाहिए लॉग ये बेस सी पर, अब मुझे एक डिजायर्ड बेस चाहिए अपना खुद का कोई बेस। तो आप कुछ मत करिए, आप लॉग बेस सी यहाँ पर ले लीजिए और लॉग बेस सी यहाँ पर ले लीजिए, और जैसे जिस ऑर्डर में बी और ए दिए ऐसे कैसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप बी और ए ले लीजिए। इसी बेसिस पर ये सारी प्रॉपर्टीज डिराइव हुई हैं जिनसे आप काम ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लॉग को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं जो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम काम में लेते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फाइनली अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले इसी स्लाइड में एक छोटी सी बात मैं कह देना चाह रहा हूँ कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, मतलब ये log x का ग्राफ होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो log x का ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है अगर इसका बेस ग्रेटर देन 1 हो, और यही वो प्रॉपर्टीज अगर आप देख पा रहे हो तो। सिमिलरली अगर log का बेस 1 से छोटा है, यानी जो बेस है वो a की वैल्यू 1 से छोटी है, तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ये सिनेरियो तब आता है जब a की वैल्यू लेस देन 1 है, और ये वही ग्राफ है कौन सा, हमारा log x का। हमेशा याद ये बात रखिएगा आप। चलिए अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर IIT-JEE मेंस। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस सेक्शन के इस पार्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जहाँ पर क्वाड्रेटिक में अलग अलग इनइक्वालिटीज़ या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। सो क्वेश्चन में दे रहा है वो कि इसके कितने सोल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। तो सर सबसे पहले जब भी मॉड दिखता है ना तो मॉड को स्प्लिट करो, मॉड को सॉल्व करो, मॉड को सिंप्लीफाई करो। तो मुझे दिख रहा है मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स दो तरीके से बिहेव करेगा सर मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है जब जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और सर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब जब एक्स लेस देन 0 होता है। आई होप आपको ये दोनों बातें पता है। सर मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है जब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है फॉर ऑल एक्स विच आर लेस देन 0। इसी बात में मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं दो तरीकों से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला पार्ट, जब आपने इसको एक्स की तरह ट्रीट किया तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब इस तरफ सॉल्व किया तो ये मॉड ऑफ एक्स, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स दैट्स प्लस 5x, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट्स दी अनदर इक्वेशन। अब ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर चाहिए ऐसी दो वैल्यूज़ जिनके लिए इनको स्प्लिट अगर मैं करूँ तो उनका प्रोडक्ट 6 हो। तो अगर मुझे थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि इक्वेशन स्प्लिट हो पाएगी या नहीं, तो मैं सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करूँगा। आई होप आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पता किया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दैट्स 25 माइनस 4ac 4 into c, so it's 4 into ac यानी 4 into 6 24, so that is going to be 24। तो आप इजीली वर्कआउट कर पाएंगे। अब जल्दी से देखो स्टूडेंट्स, d कितना आ रहा है 25 माइनस 24 कैसे आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 4ac, so 4 into 6 दैट्स क्लियरली 6। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्लास कि माइनस 5x को आप लिख सकते हो माइनस 2x और माइनस 3x, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आपको हमेशा पता चलेगा कि जो रूट्स हैं वो रियल है या नहीं, है ना। तो जो मुझे पता चल रहा है कि रूट्स रियल होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इसके रूट्स रियल होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ तो एक फैक्टर तो डेफिनेटली x माइनस 2 बनने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से जब आप माइनस 3 कॉमन लेंगे तो दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स। कौन सी दो वैल्यू आ रही हैं, जो x की दो वैल्यू निकल के आ रही है वो हो रही है 2,3। और क्या 2,3 दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, क्योंकि हम ये उस सिनेरियो को एक्सप्लोर कर रहे थे जब x 0 से बड़ा होता है। तो हाँ सर x 0 से बड़ा है, 2 और 3 आंसर है, बट 2 और 3 ही आंसर नहीं है, शायद यहाँ से भी आंसर निकल के आएगा। तो जल्दी से देखते हैं क्या यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। वर्कआउट करेंगे क्लास। यहाँ पर वापस मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो व्हाट इज बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25। आई थिंक हमने यहाँ पे चीज़ें सही से वर्कआउट की थी, बिल्कुल सही, हमने सब कुछ आई थिंक ठीक किया था। तो दैट्स बी स्क्वायर दैट्स 25, है ना। क्या मैं इस बार -2 और -3 के बजाय +2 और +3 ले लूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहा है। देखो बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4ac दैट्स 24, है ना। तो 25 माइनस 24 1, यानी वो पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 में। और अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करें तो देखो जल्दी से यहाँ से जो एक फैक्टर बनेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा x प्लस 2,
जैसे ही आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो एक और फैक्टर बनेगा x + 3, है ना। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बनने वाले हैं और यहाँ से जो 2 रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे क्लास, x की 2 वैल्यूज आएंगी -2, -3। और क्या है, दोनों वैल्यूज 0 से छोटी है, जी हाँ ये छोटी हैं। तो ओवरऑल मेरे पास 4 सोल्यूशंस हैं, कौन कौन से, 2, 3 एंड -2, -3। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर 4। डिड यू अंडरस्टैंड कि अगर क्वाड्रेटिक के अंदर मॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो चीज़ों को कैसे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है और इमेजिन करना है। ये अलग अलग कंसेप्ट सिनेरियोज आपको मर्ज करके पूछे जाएंगे IIT JEE मेंस या एडवांस AC एग्जाम में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो पूछ रहा है इस रूट्स के, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो जैसा हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया, इसी के बेसिस पे I'd like to give you a hint, और उसी हिंट से आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। आप पहली चीज़ तो ये समझिए कि आप इसके रूट्स को जब निकालना चाह रहे हो, इसके रूट्स का नेचर पता करना चाह रहे हो, तो अगेन देखो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 2x - 1 को, मुझे यहाँ भी 2x - 1 दिख रहा है, ये बाय द वे स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है। सो फाइनली मुझे दिख रहा है कि 2x - 1 जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए 2x - 1 के मॉड को t एज्यूम कर लेता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब एक सिनेरियो कि ये t एक बार ग्रेटर देन 0 होगा, एक बार लेस देन 0 होगा, तो ये मुझे समझ आ रहा है कि जब जब x 1/2 से बड़ा होगा, आप इस बात को समझिए, जब जब x 1/2 से बड़ा होगा, जब जब x 1/2 से बड़ा होगा तो 2x - 1 0 से बड़ा होगा। 2x - 1 0 से बड़ा होगा मतलब 2x - 1 एज इट इज़ होगा, तो हम उसे लेंगे 2x - 1 की तरह ही। लेकिन जब जब x लेस देन होगा 1/2 से तो 2x - 1 नेगेटिव होगा, और उससे फिर मैं कैसे लूँगा, नेगेटिव ऑफ 2x - 1 दैट्स 1 - 2x। तो ये दो अलग अलग तरीकों से मैं इसको सिंप्लीफाई और इमेजिन करूँगा। और ये क्वाड्रेटिक हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जब इसे t में रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा t² -3t + 2 = 0। अब आप फाइनली यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जब आप t की वैल्यू निकाल लेंगे तो t की वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे, मतलब t की वैल्यू जो भी आएगी, जो भी वैल्यू आएंगी उसको इसके इक्वल रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और उस बेसिस पे आप फाइनली बता पाएंगे किस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं। बहुत ईजिली ये वर्कआउट किया जा सकता है सेम टेक्निक से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी, और इसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर भी ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेंगी और आपको नई चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक शायद एक्सप्लोर ना की हो। तो जल्दी से देखिए क्लास, वो क्या कह रहा है, 5 + 2√6। मैं काम करता हूँ क्लास, 5 + 2√6 को थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे 5 + 2√6 का आप रेसिप्रोकल बता सकते हो? 5 + 2√6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 + 2√6, यस और नो। और अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे 5 - 2√6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 5 - 2√6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इससे क्या होता है, जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे क्लास। तो न्यूमरेटर में तो मुझे दिख जा रहा है 5 - 2√6, आई होप ये आप सबको दिख रहा है, बट डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है क्लास, a + b a - b दैट्स a² - b²। सो 5 × 5 is 25, 2√6 × 2√6 4 × 6 दैट्स 24, और 25 - 24 is 1। तो मुझे एक बात समझ आई कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। बाय द वे किसके इक्वल है, ये 5 - 2√6 के इक्वल है। कौन, 1/5 + 2√6। मतलब मैं फाइनली ये कंक्लूड कर रहा हूँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान सुनिएगा, दैट 1/5 + 2√6 जो है वो 5 - 2√6 के इक्वल है। क्या आपको ये रिजल्ट समझ आ रहा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है क्लास, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। और अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको समझ आई तो एक थोड़ी देर के लिए इसे समझो। मैं मान लेता हूँ, अच्छा मैं इसको उल्टा भी लिख सकता था, उल्टा कैसे लिख सकता था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये है 5 - 2√6 तो ये क्या होगा क्लास, 5 + 2√6, एक ही बात है, उसको इंटरचेंज किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर मैं 5 + 2√6 को k बोलता हूँ, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 5 + 2√6 को k बोलता हूँ, 5 + 2√6 को अगर k बोलता हूँ तो वो किसके इक्वल है क्लास, मतलब 5 - 2√6 के इक्वल है। अगर मैं लिखना चाहूँ 5 - 2√6 तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1/k के। ये बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडेबल बात है आई थिंक, जो आपको बहुत ईजिली समझ आई होगी, और यही बात मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। तो देखो ज़रा, 5 + 2√6 है ना, हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सा चीज़ कर लेते हैं कि मैं इसमें k को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, इस k वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 + 2√6 की पावर x² - 3, इसकी पावर x² - 3 पूरे एक्सप्रेशन को मैं इससे k मान लेता हूँ। तो कहना ही से अगर इस पूरे की पावर k है ना, तो इसकी पावर उल्टा कर दें, मतलब वो तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये वाली चीज़ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 5 + 2√6 को हम k ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और 5 - 2√6 को ऑब्वियसली हम 1/k से यूज़ करेंगे।
और अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाला हूँ तो देखते हैं क्या होता है, जल्दी से समझिएगा। 5 + 2√6 क्या होगा स्टूडेंट्स? आई होप आप यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। ज़रा जल्दी से ट्राई करिए और सोचिए कि इस हिंट की हेल्प से आप इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस नाउ। कोशिश करिए, फिर हम साथ में समझेंगे। आई होप आपने खुद से ट्राई किया। अगर आपने खुद से ट्राई किया तो आई बिलीव वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया खुद से सॉल्व करने का। अब जल्दी से समझते हैं क्लास। अगर 5 + 2√6k है, अगर 5 + 2√6k है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू को k टू द पावर x² - 3 लिख लेता हूँ, है ना। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख रहा हूँ और ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी 5 - 2√6। अब ध्यान से सोचो क्लास, 5 - 2√6 क्या हो जाएगा? 1/k। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/k। तो 1/k क्या हो जाएगा? मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1/k, और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स? इसकी पावर है x² - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा क्लास। इस k को मैं k की पावर x² - 3 को t बोल दे रहा हूँ, मतलब वो ऑलरेडी हम वहीं कर सकते थे, बट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया। तो इस k टू द पावर x² - 3 को, इस k टू द पावर x² - 3 को मैं थोड़ी देर के लिए t कह दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ मैं क्लास? इस k टू द पावर x² - 3, अगर आपको ये समझाना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस k टू दी पावर x² - 3 को अगर थोड़ी देर के लिए t कहें तो कहना है इसे, इसको, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे क्लास? ये हो जाएगा 1/t। कैन यू ऑल सी दिस? क्योंकि अगर x² - 3 1 की पावर रेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट यहाँ पे हो जाएगा k टू द पावर x² - 3। तो पूरा एक्सप्रेशन ये जो मैं लिखने वाला हूँ वो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिएगा। ये एक्सप्रेशन होने वाला है, पहले तो हमारे पास होने वाला है t, क्योंकि मैंने किसको t लिखा है? इस एक्सप्रेशन को t लिखा है, और ये क्या है? 1/t, क्योंकि 1 की पावर ये तो 1 है और k की पावर ये क्या होता है? t। तो ये हो जाएगा t + 1/t, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये इक्वल है 10 के। बस मैंने इसको 2 स्टेप्स में स्प्लिट किया है, ताकि मैं वहीं जब कर रहा था तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने इसको 2 स्टेप में स्प्लिट करके आपके सामने से सॉल्व किया है। अब सोचो क्लास, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? आई थिंक ये हमने सीखा है। क्या करेंगे क्लास? ये हो जाएगा t² + 1 और ये हो जाएगा 10t। तो 10t को इधर ले आएंगे तो ये देखो समझो, ये हो जाएगा t² + 1 अपॉन में t, और ये हो जाएगा 10t। और अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो क्या हो जा रहा है स्टूडेंट? ये आई होप ये आपको दिख रहा है। ये क्या कह रहा हूँ मैं? t × t, t², ये 1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर वाला t उधर गया तो दैट्स 10t। और अगर इसमें मैंने और सिंप्लीफाई किया तो दैट्स t² - 10t + 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये समझ आया कि हमने कैसे कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक में? तो डिड यू रियलाइज एक अजीब सा क्वेश्चन जो देख के ही समझ नहीं आ रहा था वाज एक्चुअली इंटरनली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अब मैं इसे यहाँ से सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स? मैं सोचता हूँ कि इसको वापस श्रीधराचार्य से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूँ क्या? देखो जल्दी से, b², 10 का स्क्वायर 100 - 4ac, तो -4 करेंगे तो 96, तो √96 करके कुछ वैल्यू आ रही है। तो श्रीधराचार्य से ही फटाफट फॉर्मूला निकालेंगे। तो अगर मैं t से इसकी वैल्यू निकालूँ, अगर मैं t की श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वैल्यू निकालूँ तो दैट्स -b, दैट्स यानी +10 ± √b² - 4ac। सो √b² - 4ac, b² यानी -10 का स्क्वायर, दैट्स क्लियरली 100 -4ac, सो 4 × 1 इज 4, सो दैट्स 4, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, सो इट इज़ गोइंग टू बी 2। अब ज़रा इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या मैं t की वैल्यू थोड़ी और सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकता हूँ? देखिए जल्दी से ट्राई करेंगे। तो जब मैंने t की वैल्यू से निकालने की कोशिश की तो वो आता है 10 ±, ये क्लियरली √96 है। अब 96 कैसा नंबर है क्लास? 96 14 की टेबल में आता है क्या? ज़रा सोच के देखो क्लास, 14 का डबल होता है 28, है ना। जैसे ऐसे देखो क्लास, बड़ी सिंपल सी बात है, 96 14 की टेबल के बजाय और कहाँ सोच सकते हैं? मैं बस 96 को फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ। मुझे 96 आई थिंक 4 से डिविजिबल दिख रहा है ना। 96 को अगर 4 से डिवाइड किया तो कितना होता है क्लास? 96 को 4 से डिवाइड किया तो 4 का 2 × 8 रिमाइंडर 1, है ना। रिमाइंडर 1 यानी 4 का, ये 12 की टेबल मुझे दिखता है, 14 मैंने गलत बोला, तो ये 12 की टेबल मुझे दिखता है, तो मुझे दिख रहा है 24 का 4 × 96 होता है। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? 24 होता है 6 × 4, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 4 × 4। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 96 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 6 × 4 × 4। तो क्या आपको दिख रहा है? 4 कॉमन आ जाएगा, और अगर 4 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको क्या लिख लूँगा क्लास? 4√6। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 4√6 डिवाइडेड बाय क्लियरली 2। कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स यहाँ तक कि आपको समझ आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अब अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो t की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स? ये होता है 5 ±, और उधर क्या आ रहा है क्लास? 2√6। क्या आपको समझ आया कि जो t हम सॉल्व करना चाह रहे थे, वो कुछ ऐसा है। जल्दी से देखो t क्या है। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो चला है क्लास, ध्यान से देखना। हमारा जो t फाइनली आ रहा है, t की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। t आ रहा है आपका 5
प्लस माइनस 2√6, है ना। हमने जो टी लिया है, हमारे अकॉर्डिंग टी क्या था स्टूडेंट्स, हमारे अकॉर्डिंग था टी k⁻x² - 3 और k क्या था क्लास 5 + -2√6, मतलब k की जो वैल्यू थी 5 + 2√6, अगर k की ही वैल्यू लूँ तो k की वैल्यू थी 5 + 2√6 और उसकी पावर x² - 3। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग थी k⁻x² - 3 और k की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी, k की वैल्यू थी 5 + 2√6 टू दी पावर x² - 3। और अगर अभी मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेकर इसे सॉल्व करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा 5 + 2√6 के इक्वल। क्या आपको यहाँ तक पूरा सोल्यूशन समझ आया? क्योंकि अगर इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम है तो इसकी पावर कितनी है 1। मुझे ये समझ आ रहा है कि x² - 3 की जो वैल्यू आ रही है, x² - 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि x² जो होगा 4 के इक्वल होगा, और मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि x की वैल्यू +-2 के इक्वल तो होगी ही होगी। कम से कम मैं इतना फाइनली प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। क्या इसके जैसा मुझे कुछ ऑप्शन में दिख रहा है? अच्छा, मुझसे फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x की वो सारी वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उनका प्रोडक्ट मुझसे पूछा जा रहा है। तो अभी तक मुझे कुछ तो मिला है, +-2 मुझे मिला है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और बात हमने नहीं देखी या नोटिस नहीं की कि सर t की वैल्यू माइनस वाला साइन भी तो थी, हमने तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ ट्राई किया, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ ट्राई करते हैं। तो t की वैल्यू एक नेगेटिव भी आई थी स्टूडेंट्स, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैं t की वैल्यू नेगेटिव जो है क्या है 5 - 2√6 यहाँ रखता हूँ। तो एक वैल्यू तो हमें x की क्या मिल रही है क्लास, ये वाली। अब यहाँ पे मैं अगली वैल्यू ट्राई कर रहा हूँ t की, जो कि है 5 - 2√6 और इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स, इसकी पावर भी है x² - 3। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। और आगे बढ़ते हैं क्लास। तो उस तरफ तो हमारे पास सीधी एक ही वैल्यू है, कौन सी, वो वही है। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये मेरी t की वैल्यू नहीं है, ये हमारी नॉर्मल k की वैल्यू है। नॉर्मल k की वैल्यू तो प्लस ही थी ना, आप याद करो, k की वैल्यू तो वही 5 + 2√6 थी, और k की वैल्यू अगर 5 + 2√6 थी तो t की वैल्यू होगी 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3। तो यही वैल्यू अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर तो मुझे मिल रहा है 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3। बट प्रॉब्लम क्या है सर, ये किसके इक्वल है क्लास, ये इक्वल है t के, और t क्या है 5 + 2√6 और 5 - 2√6। प्लस वाला अभी ट्राई किया, 5 - 2√6 ट्राई करेंगे। तो अब अगर मैंने, ये एक अलग सिनेरियो है ना, ये एक अलग केस है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब अगर मैंने ट्राई किया इसे 5 - 2√6 के लिए, तो आई थिंक मुझे तो ये बात पता है कि सर 5 - 2√6 किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये इसके पॉजिटिव के रेसिप्रोकल के इक्वल है। मतलब 5 - 2√6 1/5 + 2√6 के इक्वल है। क्या आपको ये बात क्लिक हुई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 - 2√6 को स्टूडेंट्स में किसके इक्वल रख सकता हूँ, 5 - 2√6 को हटा के मैं लिख सकता हूँ 1/5 + 2√6। और सर 1/5 + 2√6 को अगर मैं न्यूमरेटर में लाना चाह रहा हूँ, इस डिनोमिनेटर को, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा स्टूडेंट्स, मैं इसे लिखूंगा क्या भाई, न्यूमरेटर में लाएंगे तो हम लिखेंगे 5 + 2√6 टू दी पावर -1। आई होप आपको ये बात समझ आई। मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा, 5 + 2√6 टू दी पावर -1। यानी वापस देखो, ये डिनोमिनेटर, ये बेस और ये बेस सेम है, यानी इनकी पावर्स कैन बी कंपेयर्ड। इनकी पावर्स को अगर कंपेयर किया तो मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। अब मुझे मिल रहा है यहाँ से x² - 3, इसकी पावर क्या है क्लास, x² - 3, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है भाई, इसकी पावर है -1। अगर x² - 3 के इक्वल है, x² - 3 -1 के इक्वल है, तो x² किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, x² इक्वल आ रहा है 3 को उधर लिखेंगे तो +3 +3 - 1 = 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो आएंगी ±√2। बड़ी बेसिक सी बात है क्लास, आपके पास 3 वैल्यू आई हैं, अदर 4 वैल्यू आई हैं। x की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई थी वो थी +2, एक वैल्यू थी -2, है ना। x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं मैं उन सबका ले रहा हूँ प्रोडक्ट, x की जितनी भी वैल्यूज़ उनका सबका प्रोडक्ट। यहाँ से क्या आ रही है क्लास, +2 +√2 और -√2, तो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √2, और एक है -√2। तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाने वाला है। सो 2 × 2 4, 4 × 2 8। सो जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन मार्क करेंगे आप, ऑप्शन सी। आई होप आपको यहाँ तक सारा सोल्यूशन समझ आ रहा है और ये बहुत इजीली आप वर्कआउट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये था बस कि क्या आप ये सोच पाते हो कि 5 + 2√6 का रेसिप्रोकल होता है 5 - 2√6। अगर ये आपने वर्कआउट कर लिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वो ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मॉड राधा, अल्फा के न्यूमेरिकल वैल्यू वो पूछ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच tan थीटा एंड cot थीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं tan थीटा और cot थीटा। तो देखो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, ये प्योरली रियल नंबर्स है। मतलब tan थीटा और cot थीटा प्योरली रियल नंबर्स हैं और ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं, है ना। अभी तक तो मेरे ख्याल से अलग अलग ही हैं। तो अगर tan थीटा और cot थीटा दो रियल नंबर्स हैं, अगर इसके रूट्स रियल हैं, तो इसके रूट्स रियल है, तो मुझे ये पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक अगर रूट्स रियल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यानी मैं ये फाइनली प्रेडिक्ट करने वाला हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब माइनस बी मतलब सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहा था। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क्रिमिनेंट पता है ना आपको, डी क्या होता है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब आप कह रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जल्दी से देखेंगे क्लास, बी स्क्वायर मतलब इसे ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये ए ही है, हाँ ये ऑप्शन में ए ही है क्वेश्चन में। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स 1 इंटू सी इज क्लियरली 1, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मुझे समझ आ रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक नंबर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब सोच के बताओ क्लास, एक नंबर, चलो इसको ऐसे सोच लो, एक तरीका और बताता हूँ, अगर ऐसे नहीं सोच पाते हो ना तो ध्यान से देखो। ये आपका हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप क्या करोगे 4 को क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स, 2 स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और आपको ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप आपने वेवी कर्व मेथड पढ़ रखी है, और अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट्स, एक मिल रहा है -2 और एक मिल रहा है +2। -2 और +2 के बीच 0 आता है, 0 ट्राई किया तो 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 2 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। तो ये यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, कि -2 से छोटा या +2 से बड़ा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये ए होगा सर, ये जो ए फाइनली होगा ये या तो -2 से छोटा होगा, या फिर जो ए है वो +2 से बड़ा होगा। और अगर -2 से छोटा या +2 से बड़ा होगा तो न्यूमेरिकली जो ए की लीस्ट पॉसिबल नंबर है, जो ए की सबसे छोटी वैल्यू है, वो न्यूमेरिकली क्या होगी, क्लास 2, क्योंकि -2 के ऊपर भी अगर आप मॉड लगाएंगे, -2 के ऊपर भी अगर आप मॉड लगाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली मैं कह सकता हूँ कि ए की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी दैट विल बी ए ऑप्शन, यानी 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। ये क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स और एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया। अब जल्दी से समझते हैं क्या कह रहे हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज इवन प्राइम नंबर। अब सोचो कोई कहे कि इवन प्राइम, तो इवन प्राइम क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन प्राइम एक ही होता है। कौन सा प्राइम, फर्स्ट इवन, कौन 2। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट कौन है, +2। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इवन प्राइम मतलब क्या है, एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम है, और ऐसा इकलौता एक ही इवन नंबर है जो कि प्राइम है, दैट्स +2। तो ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं +2, और वो कह रहे हैं +2 इस क्वाड्रेटिक का रूट है, मतलब वो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 12 में 2 पास कर दूँ तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, +2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसे थोड़ा और सोचूं तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास, 2 लैम्डा को उधर लिखेंगे, 12 + 4 कितना होता है 16, तो 16 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है 8। अब जैसे ही मुझे लैम्डा की वैल्यू 8 मिलती है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। बाय द वे इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं पहले तो लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। लैम्डा की वैल्यू होगी 8, तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 8 रिप्लेस की तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने लैम्डा की वैल्यू 8 यहाँ रिप्लेस की, तो लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 8 रिप्लेस की तो कितना हो जा रहा है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस म्यू। और वो कह रहा है इसके रूट्स इक्वल हैं। सोच के बताओ, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो क्या हो रहा होगा स्टूडेंट्स, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली 0 हो रहा होगा। क्या आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, यानी बी स्क्वायर 4ac के इक्वल है। बी स्क्वायर मतलब क्या, ये हमारा 8, मतलब अगर मैं इसे सीधे से लिखूँ तो यह था आपका x स्क्वायर, ये था आपका 8x और ये था म्यू, है ना। तो बी स्क्वायर विल बी व्हाट, 8 का स्क्वायर दैट्स क्लियरली 64 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। व्हाट इज ए इज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट विच वी डोंट नो, बट व्हाट इज सी, सी इज म्यू। तो 4 इंटू म्यू, तो क्या मैं 4 से 64 को डिवाइड कर सकता हूँ, क्लियरली 16। तो म्यू की वैल्यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, 16। ये हमारा म्यू का वैल्यू यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये सेंस डेवलप हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। फाइनली अब हम उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उन्हें आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम द लीस्ट वैल्यू। मतलब इसमें ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। इसमें वो कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पूछ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो राइट नाउ स्टूडेंट्स एंड सॉल्व दिस।
क्या आपने इमेजिन किया है कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए? चलिए साथ में ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये। वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू वर्कआउट करनी है यहाँ से, देख लेते हैं क्या होता है। वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब मान लो अगर रूट्स हैं अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर का सम। मुझसे इस वैल्यू को क्या बोल रहा है वो, इस वैल्यू को मिनिमाइज करवाना है। हम मिनिमाइज कर लेंगे इसको, मतलब देख लेंगे जो भी होगा, बट पहले इसको लिखना सीखते हैं क्लास। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूँ? देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए किया, बाय द वे पहले तो मैंने एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं किया है, मैंने वही चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो फाइनली अभी बात वही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता दिख रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स इसे? मैं लिखूंगा इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैं इसे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं पता था, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है, और इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज़ करना है, इस वैल्यू को हमें मिनिमाइज़ करना है। कर लेंगे क्लास, मिनिमाइज़ करना छोटा काम है, वो बाद में हो जाएगा। फिलहाल हम सोचते हैं कि इस वैल्यू की वैल्यू कितनी है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ से चीज़ें सोचने की कोशिश करूँ, तो यह है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? -b/a। तो ये हो जाएगा a-2, है ना, ये हो जाएगा हमारा a-2, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस a-2 है ना, a-2। और इसका हम क्या करेंगे क्लास? स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ना व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a। c कितना है क्लास? -a-1। सो दिस इज 2 टाइम्स -a-1 का नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा a-1। और ये एक्सप्रेशन हमें मिनिमाइज करना है, हम मिनिमाइज कर लेंगे इसे, है ना। फिलहाल तो एक एक्सप्रेशन बन रहा है, और ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है क्लास? इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन फाइनली बन रहा है a-2 का स्क्वायर। अगर a-2 के स्क्वायर को मैंने देखा तो वो क्या बन जाता है क्लास? a-2 का स्क्वायर इज a² + 4, और ये क्या था स्टूडेंट्स? a-2 का स्क्वायर, सो -4a। आई होप आप सबको दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ा, तो थोड़ा आगे अगर मैं बढ़ा तो मुझे क्या दिखेगा क्लास? 2 टाइम्स a-2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 2a-2। क्या आप सबको दिख रहा है कि हमने जो किया वो क्या किया? a-2 का स्क्वायर किया तो हो गया a² + 4 -4a, और उधर जब 2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 को जैसे मल्टीप्लाई किया तो वो हुआ 2a-2। आई होप हमने चीज़ें यहाँ तक वर्कआउट की हैं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ तो सिंप्लीफाई करके क्या दिखेगा क्लास? जल्दी से देखो, a² तो एज इट इज़ रहने वाला है, सो दैट्स योर a²। -4a + 2a इज गोइंग टू बी व्हाट? इज गोइंग टू बी -2a। और अगर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो दिस इज गोइंग टू बी +2, है ना। ये कुछ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। आई यू रियलाइजिंग ये वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको याद है हमने क्वाड्रेटिक में सिनेरियो इमेजिन किया था कि हमने इसको कुछ ऐसे करके देखा था। मतलब ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो है a², और a² का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। और हमने सीखा था इसमें हमको इसका मिनिमा पता चलता है, और इसका मिनिमा कहाँ पता चलता है क्लास? इसका मिनिमा हमें अल्फा प्लस बीटा/2 यानी -b/2a पर पता चलता है। ये जो वैल्यू होती है ये एग्जैक्ट अल्फा और बीटा के बीच लाई करती है, विच इज़ -b/2a। तो अगर मैं -b/2a निकालूँ तो -b क्या हो जाएगा? -2a क्या हो गया हमारा? -2a क्या होता है क्लास? ये जो -2 है, ये -2 क्या होगा हमारा? b। तो इस b का नेगेटिव क्या होगा? +2। सो हो जाएगा +2/2a। मतलब क्या? ये जो a है, a की वैल्यू कितनी है? 1। a मतलब ये वाला a नहीं, a मतलब इस a² का कोफिशिएंट, तो वो कितना है? 1। सो /2a ये वो वैल्यू है a की, जहाँ पे ये अपना मिनिमा अचीव करेगा, जहाँ पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अक्वायर करेगा, राइट। तो उसने यही तो पूछा था, उसने आपसे बोला था जो आपके रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, रूट्स के स्क्वायर्स का सम हमारे लिए निकल के आया ये। तो अगर मुझे चाहिए इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, तो वो मुझे मिलेगी a = 1 पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक पैराबोला बनाएगी, और पैराबोला का मिनिमा हमें हमेशा मिलता है अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो एकदम नीचे से गुजरेगा जब अल्फा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में वो पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट होगा -b/2a। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत इजीली समझ आई और ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। JEE Mains 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है क्लास? बड़ी आसान सी बात आपसे पूछी जा रही है कि सर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, है ना। और एक और बात वो कह दे रहा है कि बाय द वे ये है 3p/4, है ना, ये p/4 अलग से नहीं है, ये है 3 × p/4 = 0। फिर वो कह रहा है कि एक और बात कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो है वो 10 के इक्वल है, √10 के इक्वल है। तो p किसको बिलोंग करता है? अब वापस वही प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई की थी, कौन सी? ये जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे,
अगर आप उसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो सेम थ्योरी के थ्रू आप निकालेंगे। मैं एक हिंट देकर इस क्वेश्चन को लीव कर रहा हूँ, थ्रेड कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको दिया जा रहा है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज √10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड कि आप दोनों तरफ स्क्वायर करिए। अब आप जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर विच इज़ 10। और जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। यहाँ से मैं एक और रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ कि अल्फा और बीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं क्लास, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो इसमें से मैं 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट करूँगा और एक 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है तो एक 2 अल्फा बीटा और लिखूंगा। और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल स्टूडेंट्स, ये पूरा एक्सप्रेशन 10 के इक्वल होगा। यानी मैं फाइनली लिखूंगा, इसे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 10। और आई होप यहाँ से आप वर्कआउट कर सकते हैं कि हम क्या पूछना है, कहना चाह रहे हैं। आप फाइनली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रख दीजिए, सम ऑफ द रूट्स रख दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ एक स्टेप अवे हैं हम क्वेश्चन के आंसर से, जो आप इजीली रख कर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आपको याद है हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वो कह रहा है इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। और अगर इस इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो क्या अप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि पहले आप ये खुद से ट्राई करें, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया। जल्दी से देखते हैं क्लास। इस क्वेश्चन को अगर मैं वर्कआउट करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ आ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूँ क्लास। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ तो कितना आएगा क्लास, डिस्क्रिमिनेंट जो इस क्वाड्रेटिक का होगा वो होगा बी स्क्वायर। व्हाट इज बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू 1 इंटू 3 दैट्स 12, है ना। और ये होता है क्लियरली नेगेटिव। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब इसका रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। इसका रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मतलब कैसा होगा, कुछ a प्लस आई बी फॉर्म का होगा। और हमने पढ़ा है रूट्स जब इमेजिनरी होते हैं या इरैशनल होते हैं तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब पेयर वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये a प्लस आई बी है तो दूसरा क्या होगा a माइनस आई बी। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है, इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका अगर एक रूट इसके साथ कॉमन है ना तो इसका दूसरा रूट भी इसके साथ कॉमन होगा, क्योंकि अगर इसका पहला रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी है। तो अगर उसका रूट भी a प्लस आई बी हुआ तो दूसरा रूट भी अनडाउटेडली a माइनस आई बी होगा। यानी उसने कहा आपसे इनडायरेक्टली ये कि इन दोनों का एक एक रूट कॉमन है, बट रियलिटी में इनके दोनों ही रूट्स कॉमन है। और आपको क्या बात ये याद है, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट सेम हो तो उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है। इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के कोएफिशिएंट हैं कौन कौन क्लास, 1, 2 और 3, और इस क्वाड्रेटिक के रेशियोज हैं a, b और c, तो 1/a 2/b और 3/c इक्वल होंगे। तो जब मुझसे पूछा जा रहा है a:b:c तो मैं कहूँगा वो रेशियो होगा 1:2:3। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विद दैट आई बिलीव आई होप यू अंडरस्टूड कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये 40 डेज़ का जो किल शॉट प्रोग्राम है इसमें हर दिन हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज़ फ्री में आपके लिए अवेलेबल है और उपलब्ध है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को अवेल करिए। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिए। अगर इन लेक्चर्स को आपको अपडेटेड रहना है, कब कौन सी चीज़ रिलीज़ हो रही है, कब क्या चल रहा है, अगर आपको सारी चीज़ें पता रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरत लग रही है कि फाइनली कुछ और लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, जहां पर ये ज़रूरी है उन तक भी ये पता चले, तो ज़रूर इससे ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। विद दैट आई बिलीव वी कैन कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच।